नमस्कार। आर एजुकेशन ग्रुप सागर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हिंदी का जो अगला बिंदु है व्याकरण का, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था शब्द शक्ति के बारे में। शब्द शक्ति के बारे में शब्द शक्ति के जो दो प्रकार है वो हमने पढ़ लिए हैं, अभिधा और दूसरा प्रकार है लक्षण। आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति का तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो हमें शब्द शक्ति का जो तीसरा प्रकार है व्यंजना शब्द शक्ति, इसको आज हम पढ़ रहे हैं। जब किसी शब्द का संदर्भ एवं प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तब वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति माने जाती है। तो व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में हमने पढ़ा है कि जब किसी शब्द का संदर्भ एवं प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तब तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। अर्थात वक्ता के द्वारा संकेत मात्र किया जाता है। संकेत मात्र किया जाता है। श्रोता अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है। अब व्यंजना में होता क्या है कि वक्ता जो भी जैसे मान लो कुछ बोले तो वो सिर्फ क्या करता है, संकेत मात्र करता है। वक्ता क्या करता है, सिर्फ संकेत मात्र करता है। श्रोता जो होता है वो क्या करता है कि अपनी यानी कल्पना के अनुसार अलग अलग यानी अर्थ ग्रहण करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो यानी संदर्भ और प्रसंग के अनुसार इसमें अलग अलग जो अर्थ है वो ग्रहण किया जाता है। आगे देखेंगे इस शब्द शक्ति के द्वारा, इस शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ
प्रकट किया जाता है उसे व्यंग्यार्थ, अन्यार्थ अथवा ध्वन्यार्थ कहा जाता है। एक दूसरा बिंदु लेंगे, इस शब्द शक्ति के शब्द को व्यंजक शब्द कहा जाता है। मुख्य मुख्य जो बिंदु है उन पर ध्यान देना। इसमें हमने बताया है कि जब किसी शब्द का संदर्भ एवं प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तब वहां व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। इसमें होता क्या है कि वक्ता के द्वारा सिर्फ संकेत मात्र किया जाता है और श्रोता अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग अर्थ उसका लेता है। इस शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ प्रकट किया जाता है, इस शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ प्रकट किया जाता है उसे व्यंग्यार्थ, व्यंग्य में चला जाता है व्यंग्य अर्थ, और अन्यार्थ, अन्य अर्थ में चला जाता है, अथवा ध्वन्यार्थ, ध्वनि के अनुसार उसका अर्थ लिया जाता है। तो इसको व्यंग्यार्थ, अन्यार्थ या ध्वन्यार्थ कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस शब्द शक्ति के शब्द को कहते हैं व्यंजक शब्द। क्या कहते हैं? व्यंजक शब्द कहते हैं। तो ये जो मुख्य मुख्य जो बातें इसके बारे में, अब हम देखेंगे कि व्यंजना जो शब्द शक्ति यानी कौन कौन सी जगह होती है। हम देखते हैं यथा, अरे सॉरी, उसने कहा, अरे संध्या हो गई। उसने कहा अरे संध्या हो गई। अब यहां इसके माध्यम से इस बात को समझना है कि व्यंजना यानी होती कहां है। यहां हमने कहा अरे संध्या हो गई, यहां सिर्फ क्या करता है वक्ता, करता है संकेत मात्र। वक्ता है वो करता है संकेत ये मात्र करता है। लेकिन यहां अगर कोई जैसे मान लो यानी श्रोता है, सुनने वाला है, और वो यानी जैसे मान लो गवाला है, गवाला इस बात को यानी सुन रहा है, तो वो यानी इस बात को सुन करके कि अरे संध्या हो गई, तो वो इसका अर्थ निकालेगा कि घर जाने का समय हो गया, घर जाने का समय हो गया। वक्ता के द्वारा जो जिस तरह से बोला गया है उसको यानी सुन करके अरे संध्या हो गई, संध्या को ऐसा सुन करके गवाला इसका अर्थ निकालेगा कि घर जाने का समय हो गया। अगर कोई मंदिर का एक पुजारी है और वो इस जैसे मान इसको सुन रहा है, तो वो इसका अर्थ निकालेगा कि आरती करने का समय हो गया। तो यहां ये बात देखनी है कि एक जो ने शब्द बोला गया, एक वाक्य बोला गया, उसका यानी अलग अलग यानी संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ है वो ले लिया गया। तो ऐसे जो जिस तरह से यानी शब्द होते हैं उनमें होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब इस बात को एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे। दूसरा उदाहरण एक और लेते हैं।
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये जैसे हमने लिया एक पद ले लिया। अब यहाँ है क्या, यहाँ एक शब्द है उसमें व्यंजना हो रही है और वो शब्द कौन सा है, वो शब्द है पानी शब्द। इस पानी शब्द के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ ले लिए जाते हैं। इस पानी शब्द का मोती के संदर्भ में इसका ले लिया अर्थ चमक। मोती के संदर्भ में क्या ले लिया, चमक ले लिया। मनुष्य के संदर्भ में क्या ले लिया, मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ लगा लिया इज्जत। और चून यानी चूना पत्थर, इसके यानी संदर्भ में इसका पानी का अर्थ लगा लिया जल। तो यहां भी क्या हो गई, व्यंजना हो गई। देखो यहां है क्या, एक सिर्फ शब्द है पानी शब्द। इस पानी शब्द के यानी जैसे मान लो कि बहुत सारे जो अर्थ है वो चिपक गए, इसके बहुत सारे अर्थ चिपक गए। पानी का यहाँ मोती के संदर्भ में हो गया चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत हो गया और चून के संदर्भ में क्या हो गया, जल हो गया। अगर जैसे पानी गए न उबरे, अगर जैसे मान लो कि मोती का यानी पानी क्या होता है, चला जाता है, तो उसकी चमक, पानी जाने का मतलब क्या हुआ, उसकी चमक यानी जो क्या चलेगी, चमक चलेगी। मनुष्य का पानी चला गया, कहने का मतलब उसकी इज्जत चली गई। चून या चूना, इसके संदर्भ में इसका जल यानी लिया जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। अब यहाँ पर देखो, देखने लायक बात एक और है कि एक शब्द है और उसके यानी बहुत सारे अर्थ चिपक गए हैं। अगर मान लो ऐसा हो तो वहां पर होता है सलेस अलंकार। कौन सा होता है, सलेस अलंकार माना जाता है। अगर ऐसा हो तो वहां माना जाता है सलेस अलंकार। अब यहां देखो हमें क्या है, देखना, यहां नोट लगा के लिखो, किसी शब्द में यदि सलेस अलंकार हो तो व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी या मानी जाती है, मानी जाती है। अब यहाँ जिस तरह से हमने देखा पानी के संदर्भ में इसके मोती का चमक है, मनुष्य का इज्जत है, और चून या चूना जो पत्थर है उसके संदर्भ में इसका जल अर्थ ले लिया गया। तो इसके एक जो शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ चिपक गए। सलेस का क्या मतलब होता है, सलेस का मतलब होता है चिपकना। तो यहाँ हमें ये देखना है कि अगर कोई शब्द है उसमें ये सलेस है, तो यहाँ सलेस है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां देखो क्या हुआ, या ये हुआ कि यहां तो जिस तरह से गवाला और पुजारी, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा, यानी ये जो जिस तरह से जो बोलता है वक्ता, उसने ये बात बोल के अरे संख्या हो गई, तो इनने दोनों ने ये जो जिस तरह शब्द है इसका निकाल लिया अर्थ अलग अलग। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो एक शब्द है इसके बहुत सारे जो अर्थ है वो यानी चिपक गए। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ जिस तरह से हमें देखना है कि व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसके प्रकार कितने, उसके प्रकार है दो। एक तो है शाब्दी व्यंजना और एक दूसरा है यानी आर्थी व्यंजना। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, यहाँ पर तो जिस तरह से यानी निकाला गया इसका संदर्भ के अनुसार यानी दो अर्थ हो गए, इसके दो यानी अर्थ हो गए। और यहाँ यानी पानी जो शब्द है इसके अनुसार, शब्द के अनुसार यहाँ चमक, इज्जत और जल, यहाँ पर तीन अर्थ निकाले गए। तो यहाँ पर तो क्या हो गई, यहाँ पर हो गई आर्थी व्यंजना और यहाँ पर हो गई शाब्दी व्यंजना। तो ऐसे ये दो इन प्रकार हो गए, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, जिनको भी हम पढ़ेंगे। तो पहला जो
भेद है व्यंजना का, वो हम लेते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद, व्यंजना शब्द शक्ति के भेद कितने हैं? मुख्यतः दो, मुख्यतः दो भेद, दो भेद है। कौन कौन से? एक पहला हो गया शाब्दिक व्यंजना। तो इसके बारे में पहले देखते हैं कि कहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है और कहाँ पर होती है आर्थिक व्यंजना। तो शाब्दिक व्यंजना के बारे में कहा, जब किसी शब्द का अर्थ अलग अलग, जब किसी शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भ या प्रसंग के अनुसार लगाया जाता है, तब वहां शाब्दिक व्यंजना मानी जाती है। यानी जब किसी शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भ या प्रसंग के अनुसार लगाया जाता है तो वहां शाब्दिक व्यंजना मानी जाती है। एक दूसरी बात एक और देखते हैं हम, अर्थात उस शब्द की जगह अगर पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो व्यंजना समाप्त हो जाती है। उस शब्द की जगह अगर पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो व्यंजना समाप्त हो जाती है। कैसे? वो देखो समझेंगे। यथा बलिहारी नृत्य, बलिहारी नृत्य कोप की गुण बिने बूंद न दे। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि शाब्दिक व्यंजना होती है शब्द में, शब्द का अर्थ है। अगर जब किसी शब्द का अर्थ है अलग अलग संदर्भ या प्रसंग के अनुसार लगाया जाता है तब वहां पर शाब्दिक व्यंजना मानी जाती है। कैसे? वो हमने ऐसे देखा कि उस शब्द की जगह अगर हमने लगा लिया पर्यायवाची शब्द, उस शब्द की जगह दूसरा, जैसे मान लो कि हमने रख दिया पर्यायवाची शब्द और व्यंजना समाप्त हो जाती है, यानी दूसरा पर्यायवाची अगर वहां पर लिया तो लेते ही वहां पर व्यंजना समाप्त हो गई, तो हमने ये बात मानी कि वहां पर होगी शाब्दिक व्यंजना। कैसे? जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा बलिहारी नृत्य कूप की गुण बिन बूंद न दे। यहाँ पर एक जो शब्द है उसमें व्यंजना हो रही है और वो शब्द है गुण। वो शब्द कौन सा है? गुण। यहाँ गुण जो शब्द है, इस गुण शब्द के नृत्य राजा और कूप यानी कुआ, इन दोनों के अर्थ क्या क्या निकल रहे हैं? एक यहाँ पर अर्थ निकल रहा है नृत्य, ये राजा के संदर्भ में, राजा के संदर्भ में इसका अर्थ निकल रहा है गुण, और कूप, कुएं के संदर्भ में इसका अर्थ निकल रहा है रस्सी। कुएं के संदर्भ में क्या निकल रहा है? रस्सी अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर बताया कि बलिहारी नृत्य कूप की गुण बिन बूंद न दे। तो कहने में लगे हुआ कि गुण के बिना
राजा क्या नहीं देगा? बूंद नहीं देगी, यानी कुछ भी नहीं देगा। अगर जैसे मान लो कि गुण नहीं है तो यानी मांगने वाले को राजा उस मांगने वाले को कुछ नहीं देगा। और कुआ, जो कुआ है वो गुण, गुण का दूसरा अर्थ हमने यहाँ पर निकाला रस्सी। अगर हमारे पास क्या नहीं है, जैसे भाई तो रस्सी नहीं है तो कुआ क्या नहीं देगा? यानी पानी नहीं देगा, बूंद ही नहीं देगा। क्या नहीं देगा? बूंद ही नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या निकाले? गुण के दो अर्थ हो गए, तो गुण हो गया एक, दूसरा हो गया कुएं के संदर्भ हो गया रस्सी। तो ये दो अर्थ यहाँ पर निकाले गए। अब हमें ये देखना है उस शब्द की जगह अगर यही पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो व्यंजना समाप्त हो जाती है। अब जो जिस तरह शाब्दिक व्यंजना की जो पहचान करनी है, हमें पहचान करनी है कि किसके द्वारा? पर्यायवाची के द्वारा। अगर हमने यहाँ जो गुण है यहाँ पर हमने जैसे मान लो कि अगर कोई और जो कोई बल शब्द है यहाँ पर जैसे बल रखा तो यहाँ जो नृप राजा वो जो कुएं के संदर्भ में, यानी ये जैसे मान लो यहाँ पर नहीं निकाला जाएगा, अर्थ नहीं निकाला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी शाब्दिक व्यंजना। जैसे हमने एक देखा था उदाहरण, जैसे एक पहले उदाहरण हमने ये देखा था, पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून। अब जैसे मान लो हमने ये यहाँ देखा, अब यहाँ जो ये पानी जो शब्द है, अगर पानी शब्द या मोती के संदर्भ में तो क्या है? चमक है। और ये मनुष्य के संदर्भ में क्या है? इज्जत है। और चून इसके संदर्भ में जल। अगर यहाँ जैसे मान लो कि पानी का जो दूसरा जो है वो हमने रखा पर्यायवाची, पानी की जगह हमने रख दिया जल, तो जल रखने पर ये जो चून है जो चूना पत्थर, यहाँ तो इसका अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन मोती और जो मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। इसलिए यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पर हो गई शाब्दिक व्यंजना। तो एक जो इसका भेद है वो हमने देखा। एक दूसरा जो भेद और है आरती व्यंजना, वो किस पर आधारित है? वो एक अर्थ पर आधारित है। तो दूसरा भेद इसका हुआ आर्थी व्यंजना। इसके बारे में जब किसी अर्थ के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तब वहां आर्थी व्यंजना मानी जाती है। अब वहां तो किस में थी? शब्द में थी, और यहां होगी व्यंजना किस में? अर्थ में। अर्थात उस शब्द के पर्यायवाची रख दिए जाए तो व्यंजना समाप्त नहीं होती है। यथा अरे संध्या हो गई, एक है उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है अरे रजनीगंधा खिल गई। यहाँ देखो हमने देखा है कि आर्थ व्यंजना क्या होता है? किसी ने अर्थ के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वह आर्थ व्यंजना मानी जाती है। अर्थात उस शब्द के पर्यायवाची रख दिया जाए तो व्यंजना समाप्त नहीं होती। जैसे मैंने मान लो यहाँ जो संध्या है, संध्या की जगह अगर मैंने यहाँ लिख दिया शाम तो भी व्यंजना समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अरे संध्या हो गई तो संध्या हो गई। तो संध्या का अर्थ यहाँ पर जैसे मैंने बताया था गवाला
और जो पुजारी उसके द्वारा जो अलग अलग जो क्या लिया जाता है, अर्थ लिया जाता है। और अगर संज्ञा का मैंने यहाँ पर दूसरा जैसे लिख दिया पर्यायवाची शाम, तो भी जो संदर्भ के जो है अनुसार अलग अलग अर्थ निकाले जाएंगे। उसी तरह से दूसरा जो है उदाहरण अरे रजनीगंधा तो इसके भी दो अर्थ निकाले गए हैं। एक तो गया रात्रि और एक दूसरा हो गया यानी फूल के संदर्भ में। तो ये है दो प्रकार, एक तो है शाब्दिक व्यंजना और एक दूसरा है आर्थी व्यंजना। ये दोनों प्रकार यहाँ पूरे होते हैं। ये आपका जो बिंदु है ये यहाँ पर जैसे मानो मैंने बताया शब्द शक्ति का, इसके बारे में 3 प्रकार जो मैंने आपको बताए। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। धन्यवाद।